हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ लर्निफाई आईक्यू। मेरा नाम है मेघना और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इसका फर्स्ट पार्ट। आज हम सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं और जो पीडीएफ इस टॉपिक का है वो आप थर्ड पार्ट के बाद उसी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर की थी कुछ बेसिक चीजें, जैसे न्यूट्रिशन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन देखे, जैसे मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद हमने देखा था मोनोसेक्राइड्स को डिटेल में कि क्या टाइप्स होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, है ना। उसमें हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा जो मोस्ट कॉमनली हम डेली लाइफ में सुनते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्रक्टोज और राइबोज के बारे में, जिसके केमिकल फॉर्मूले हमने देखे और उनको जो भी है ब्रीफ में हमने समझा। फिर आज जाते हैं ओलिगोसेक्राइड पर, जो हम देख चुके हैं ओलिगोसेक्राइड्स, और उसमें बेसिकली हमने डायसेक्राइड के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से डायसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स ऑफ डायसेक्राइड्स, जिसमें हमने सुक्रोज के बारे में पढ़ा, लैक्टोज के बारे में पढ़ा और मेल्टोज के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो हमने दो चीजें कवर की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में। हमने मोनोसेक्राइड कवर कर लिया है, हमने ओलिगोसेक्राइड कवर कर लिया और आज हम कवर करने वाले हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जस्ट अ सेकेंड। तो पॉलीसेक्राइड मतलब इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड सेक्राइड मीन्स क्या होता है, शुगर होता है। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या हो गया, मैनी शुगर। तो पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है। Polysaccharides are formed when a large number of monosaccharide molecules joined together with the elimination of H2O, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा इसका फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने लास्ट में एग्जाम्पल में भी देखा था, हम एक बार और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिया था C12 है, C6 है, H12 है, O6 है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है विच इज अ मोनोसेक्राइड। इसके बाद यहाँ पर हम दो मोनोसेक्राइड यूनिट अटैच कर रहे हैं ग्लूकोज की, और इसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे H2O को। तो यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपने यहाँ से एक H निकाल दिया, मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। ठीक है। और यहाँ पे O कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। C6 ही रहेगा क्योंकि हमने C एलिमिनेटिंग किया है ना। H आप 10 कर लीजिए क्योंकि H2 निकालना है ना। तो H यहाँ पे कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। अब हमारे पास इसके बाद जब H2O एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या क्या चीजें बच रही हैं, C12 बच रहा है ना, 6 और 6 12 हो गया। H कितना बच रहा था, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10, तो H कितने हो गए, 22 हो गए। और O कितना हो गया हमारे पास, O 11 हो गया। तो इस तरीके से पॉलीसेक्राइड्स में, जैसे डायसेक्राइड था ये, तो सिर्फ दो ही मोनोसेक्राइड यूनिट्स अटैच्ड हुए थे, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं पॉलीसेक्राइड से तो ऐसे बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो है वो अटैच हो जाएंगे। और ये किसके द्वारा बाउंड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। They are most abundant natural biopolymer and have a wide range of physiochemical properties. ठीक। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है एनिमल सेल्स में। हमने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो एनिमल सेल्स में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी फॉर्म करता है जो कि प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 और होल N। जब भी लास्ट में N लगा हो मतलब बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स अटैच्ड है। तो N यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ C6H10O5 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। N रिप्रेजेंट्स, जैसे हमेशा पढ़ते हैं, N रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल्स देखिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पेक्टिन, चिटिन, ये सारे मोस्ट कॉमनली आप स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टार्च के बारे में। अब स्टार्च की अगर हम बात करें तो इसको एमाइलम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस के लिए काफी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है। एंड बहुत सारे सिंपल शुगर्स, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स है तो बहुत सारे मोनो यूनिट से बना होगा, ये एक साथ टुगेदर स्ट्रंग होंगे। और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हमारी बॉडी सिंपल में कन्वर्ट करती है ताकि
वो सिंपल शुगर्स को एनर्जी के लिए यूज कर सके। ठीक है, तो कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स में तो सिंपल में हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करके ही यूज करती है। इट इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन प्लांट ऑर्गेनल्स, जिसको हम स्टार्च ग्रैनुल्स भी बोलते हैं। अगर आप जानेंगे कि स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना है। सपोज ये स्टार्च है, ठीक है, और स्टार्च ये जो बड़ा बना रहे हैं स्टार्च है ये, ठीक है। इसके अंदर हम दो चीजें देखेंगे, तो लेट मी चेंज द पेन, फिर हम देख लेते हैं। ये जो छोटा है, ठीक है, ये छोटा परसेंटेज होगा किसका, एमाइलोज का, तो दिस इज एमाइलोज, क्योंकि ये कितना परसेंट होता है, 15 to 20% होता है स्टार्च के कंपोनेंट्स में, है ना, इससे बना हुआ है स्टार्च। और जो ज्यादा कंपोनेंट होगा वो किसका होता है, एमाइलोपैक्टिन का होता है। तो ये जो सेकेंड वाला कंपोनेंट है दैट इज एमाइलोपैक्टिन, और ये कितना होता है, लगभग 80 to 85% होता है स्टार्च में। अब ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होता है, जो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। और दूसरा जो एमाइलोपैक्टिन है दिस इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो वाटर इनसॉल्युबल होता है ये। ठीक, अब यहाँ पे ये जो दोनों यूनिट्स है एमाइलेज एमाइलोज, ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों ही क्या है, आपकी मोनोसेक्राइड्स है, यानी कि ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के पॉलीमर्स है, ग्लूकोज पॉलीमर्स है। और यहाँ पे ग्लूकोज जो है आपका मोनोसेक्राइड होता है, लेकिन जो स्टार्च है वो यहाँ पे क्या है, पॉलीसेक्राइड है। तो एक स्टार्च जो है वो मोनोसेक्राइड यूनिट्स को कंपोज करता है, मतलब कंसिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 15 to 20% इन स्टार्च, एंड यहाँ पे ये 80 to 85% प्रेजेंट होता है स्टार्च में। एमाइलोज एक लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का, एंड ये जो होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा। यही सारी चीजें हमने देखी अभी, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आ जाइए ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन खुद एक पॉलीसेक्राइड है, किसका, ग्लूकोज का ही पॉलीसेक्राइड है, दैट सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स, फंगई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। इन सब में होगा मेन स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का इन द बॉडी पर। एंड ग्लाइकोजन स्टोर्स को मतलब ये इतना ज्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही आपने कोई फिजिकल एक्टिविटीज की, तो फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान ये क्या होता है, डिप्लीट होने लगता है। जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे उतना ज्यादा इसका डिप्लीशन होगा, ठीक है। द लॉन्गर एंड मोर इंटेंस द एक्टिविटी, द ग्रेटर द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स, है ना, उतना ज्यादा आपको बॉडी में होगा। मेनली ये कहां पर प्रेजेंट होता है, लिवर एंड मसल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए हैंस इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। सिंगल ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल अगर आपके मसल्स में है तो वहां पर 5000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत। और यहाँ पे अगर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल कहां पे प्रेजेंट है, लिवर में प्रेजेंट है, तो वो कंटेन करता है ओवर 50,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स कंटेन करता है। फिर ग्लाइकोजन सप्लाइज ग्लूकोज टू द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड्स। जिस टाइम पर आप उपवास वगैरह रखते हैं तो उस टाइम पर, फास्टिंग पीरियड्स के टाइम पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज सप्लाई करते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में, एंड टू द मसल सेल्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये मसल्स को भी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज। इसके बाद आ जाइए सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज का नाम हम बहुत सुनते हैं, क्योंकि कॉमनली हम क्या पढ़ते हैं कि जो अब एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल हमने पढ़ा और उसके सामने हमने प्लांट सेल पढ़ा। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हम जब देखते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल। तो प्लांट सेल में जब सेल वॉल प्रेजेंट है, दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो वहां से हम सेल्यूलोज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, क्योंकि सारे प्लांट्स पे मिलेगा। अगर हम कॉटन का प्लांट देखें तो 90 to 95% वहां पे प्रेजेंट होता है कॉटन के प्लांट में सेल्यूलोज। वुड अगर हम देखें लकड़ी, तो उसमें 40 to 45% सेल्यूलोज प्रेजेंट है। मोर देन 50% ऑफ ऑल द लिविंग मैटर्स इन सेल्यूलोज, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब जो रेयन है, एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स जैसे सेल्यूलोज के हैं उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज नाइट्रेट बोलते हैं, और सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए यूज होता है, तो उसका एक डेरिवेटिव हो गया किसका, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज एक मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी का, एंड इट इज अ पॉलीसेक्राइड जो मेड अप ऑफ अ लीनियर चेन ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। वाटर सॉल्युबल होता है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, एंड टेस्टलेस भी होता है। इसके बाद आ जाइए चिटिन में। तो चिटिन क्या एक नेचुरल पॉलीसेक्राइड है जो कि एक्सोस्केलेटन्स, जो आपके क्रूस्टेसेंस होते हैं, एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं क्रूस्टेसेंस है, इंसेक्ट्स है, इन सब के जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं ना उसमें चिटिन प्रेजेंट होता है।
ठीक है। और जो आपके फंगई है उसके सेल वॉल्स भी किससे बने हुए होते हैं? सेल्यूलोज से नहीं, चिटिन से बने हुए होते हैं। चिटिन इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेक्राइड इन नेचर आफ्टर सेल्यूलोज। सबसे ज्यादा क्या अबेंडेंट होगा आपका? सेल्यूलोज हर जगह, बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट है। और उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट है दैट इज चिटिन। यहाँ पर आपका जो पॉलीसेक्राइड वाला काम था वो खत्म हो गया है। जो हमें पढ़ना था तो हमने मोनोसेक्राइड्स कवर कर लिए, ओलिगोसेक्राइड्स कर लिए और पॉलीसेक्राइड्स भी कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है दैट इज विटामिन। तो अब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन को। यहां से शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और है पैक्टिन के बारे में भी आपको पढ़ना है कि ये पॉलीसेक्राइड है। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है। और 2/3 ऑफ द ड्राई मास ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल्स जो होती हैं वो पैक्टिन से बनी होती हैं। इसके बाद आ जाइए विटामिन पे। तो विटामिन में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है कि अगर बॉडी को नेचुरली फंक्शन करना है, कुछ काम करने हैं, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प चाहिए? उसको विटामिन की हेल्प चाहिए, है ना। ऐसे अगर हमारी बॉडी है तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन हो गए, फैट हो गया, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को। तो ऐसे विटामिन भी हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर एसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में अच्छा मेटाबॉलिज्म हो तो यू रिक्वायर विटामिन। फिर essential nutrients cannot be synthesized in the organism in sufficient quantities for survival, therefore it must be obtained through the diet। क्या ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते? नहीं, ये आपको डाइट, अलग अलग डाइट्स रिकमेंड की जाती है ना कि विटामिन ए की कमी है, आपको विटामिन के की कमी है तो ये खाइए, है ना। उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो वहां से आपकी बॉडी को ये प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे विटामिन में, अगर आप देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होंगे, कुछ वाटर में सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर आप देखें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन डी जो है, सॉरी ये जो 2 बार लिख गया है ना, यहाँ पे के आएगा। तो ये जो है 4 है, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर उल्टा पढ़ेंगे तो कीड़ा करके ट्रिक है और उससे याद कर सकते हैं कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो के इज फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई एंड यहाँ पे डी और ए हो गया। ठीक है, अगर हम इसके अभी हम केमिकल नेम्स भी देखेंगे कि अलग अलग होते हैं। फिर इसके बाद देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो विटामिन बी ग्रुप है, जितने भी आते हैं विटामिन बी के अंदर, जैसे B1 है, B2, B3, B5, B7, B9 एंड B12, ये सारे कहाँ पे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो विटामिन सी होता है आपका दैट इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, है ना। ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और डाइट के थ्रू ही सप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, उसमें हम पहले पढ़ेंगे विटामिन के सॉरी ए के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इसका केमिकल नेम आपको ध्यान में रखना है कि रेटिनॉल होता है। एंड विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं क्योंकि उसका केमिकल नेम है। ये फैट सॉल्युबल है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। विजन में हेल्प करेगा, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, नॉर्मल विजन प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, इंसानों में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है। प्लस आपकी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो बॉडी का अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो आपको विटामिन ए लेना पड़ेगा। और विटामिन ए आपके मिल्क, एग, नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, ठीक है, स्पिनच हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, इन सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अगर विटामिन ए की कमी है आपकी बॉडी में तो कुछ उससे डिसीजेस होंगी। सबसे पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको रात में देखने में या डिम लाइट में देखने में आपको बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कम दिखने लगता है, या फिर किसी को ऑलरेडी कैटरेक्ट वगैरह का प्रॉब्लम है और जिनको विजन प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह है, ठीक है, तो ये सारी चीजों में ये बढ़ जाता है विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर है तो। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट डिसीज जेरोथेलेमिया होता है। ये भी एबनॉर्मल ड्राइनेस है ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ द आई। इन्फ्लेमेशन फील होगा, रिज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और ये बेसिकली अल्सर्स हो जाते हैं आंखों में, तो कॉर्निया में अल्सर्स हो जाते हैं, तब इसको क्या कहते हैं? जेरोथेलेमिया कहते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो रहा है। फिर केरेटोमेलिशिया भी होता है, ये भी आंखों का प्रॉब्लम है जिसमें कॉर्निया से वाटर सिक्रीशन होने लगता है। तो एन आई विच कैन बी ये डाइटरी होगा और मेटाबॉलिक हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी डाइटरी, डाइट से हो सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। इट कॉजेज द कॉर्निया टू ड्राई आउट एंड बिकम क्लाउडी, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी बहता है तो आपका कॉर्निया ड्राई हो जाता है एंड इवेंचुअली लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है इससे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं डिफिशियंसी डिसीजेस में। इसके बाद आ जाइए विटामिन डी में।
तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी एक हार्मोन है दैट हेल्प्स कंट्रोल हाउ सेल्स एंड ऑर्गन्स फंक्शन। यहाँ पे सारी चीजें आपको थ्योरेटिकल मिलेगी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से इट नीड्स एक्सप्लेनेशन। द बॉडी प्रोड्यूसेस एक्टिव विटामिन डी आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट में अगर एक्सपोज होते हैं आप तो बहुत सारा विटामिन डी मिलता है एंड सम विटामिन डी आपका फूड से भी मिलता है। ऐसा सिर्फ नहीं है कि धूप में जाके खड़े हो जाओ सारा विटामिन डी मिल जाएगा, आपको उसी टाइम पर सेम टाइम पे आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। अब दो मेन फॉर्म्स होते हैं, एक तो विटामिन D2 होता है इसमें और D3 होता है। ठीक है, D2 मतलब एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड जो आपका विटामिन D3 है दैट इज कोल कैल्सीफेरॉल। इसके बाद दोनों में सिर्फ डिफरेंसेस है इनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, यही है। फिर इसके बाद डिफिशियंसी डिसीजेस, सोर्सेस कहाँ होंगे कि सोर्सेस कहाँ से मिल रहे हैं आपको, अकर्स इन आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से भी होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद से रिकेट्स हो जाएगा अगर इसकी डिफिशियंसी होती है। बेसिकली रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है, अगर वही बोन्स की डिसीजेस किसी एडल्ट में हो रही है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे रिकेट्स जो है एक प्रिवेंटेबल बोन डिसीज है जिसको रोका जा सकता है, जहां पर बच्चे की जो हड्डियां हैं बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है आपका न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन और सनलाइट दोनों मिलाकर विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो आपको बच्चों को रिकेट्स हो जाएगा। इसके बाद ऑस्टियोमलेशिया है, इसको सॉफ्ट बोन डिसीज भी कहा जाता है क्योंकि आपकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन। एंड ये किसी भी एज ग्रुप में होता है बट ज्यादातर ये किसमें पाया जाता है, एडल्ट्स में होता है। तो आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि रिकेट्स बच्चों में हो रहा है और जो ऑस्टियोमलेशिया है वो एडल्ट्स में होता है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट विटामिन के बारे में, दैट इज विटामिन ई। तो अगर हम विटामिन ई के बारे में देखें तो उसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल कहा जाता है। इट इज अ न्यूट्रिएंट फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल में मिलेगा, जो नर्व्स में हेल्प करता है, मसल फंक्शन करे प्रॉपरली इन सब में हेल्प करता है, एंड ब्लड क्लॉट्स होने से रोकता है ना, और बूस्ट द इम्यून सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके ब्लड में क्लॉट्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं मतलब आपके अंदर अच्छे से विटामिन ई है, और किसी किसी का ब्लड जब क्लॉटिंग करने लगता है उसमें विटामिन ई की क्या है, डिफिशियंसी है। अब इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे ना एक डिफिशियंसी डिसीज होती है। अगर विटामिन ई की कमी है तो स्टेरिलिटी होगी। स्टेरिलिटी मींस कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी सेक्सुअली। तो अगर रिप्रोडक्शन में मुश्किल आ रही है, नहीं हो पा रहा है रिप्रोडक्शन, तो स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है। और स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम ही क्यों ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि विटामिन ई की कमी होगी। तो विटामिन ई की जो डाइट है ऐसे लोगों को ज्यादा लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी विटामिन ई, तो स्प्राउट्स खा सकते हैं आप, है ना, मिल्क, एग और नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। तो इन सबसे विटामिन ई की कमी की पूर्ति होती है। यहाँ पे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि आपकी फर्टिलिटी को एनहांस कर रहा है ना। अगर ज्यादा आप लेंगे ये मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, लेकिन ऐसे अमाउंट पे लेना है जो बैलेंस्ड हो, बैलेंस डाइट बोलते हैं ना, तो बैलेंस डाइट लेनी है। फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि फर्टिलिटी गेन करवाता है। इसके बाद से विटामिन ऑफ ब्यूटी, जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे, उसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई के टैबलेट्स भी लेते हैं लोग, ठीक है, जिनको सुंदर दिखना है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है ऐसा ब्यूटी वाला, तो वो लोग खाते भी हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर इसकी कमी होती है तो हमने पहला देखा स्टेरिलिटी होगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है सेरेब्रल पैलिसी की, इसको अटैक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, अटैक्सिया भी कहते हैं इसको। और सेरेब्रल पैलिसी जो होती है विटामिन ई की डिफिशियंसी से हो रही है, ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने लगते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स नहीं कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जैसे अगर आपको कुछ काम करना है तो उस टाइम पर जब आप काम करना चाहते हैं तो आपके हाथ पैर प्रॉपर नहीं काम करेंगे, रिफ्लेक्सेस आपके लूज हो जाएंगे और इसके बाद से सेंसेशन भी नहीं फील होगा। विटामिन ई की डिफिशियंसी से स्टेरिलिटी होता है, जैसे कि हमने देखा, इसलिए इसको हम सेक्स विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। अगर लो लेवल्स ऑफ विटामिन ई होंगे तो इससे इनफर्टिलिटी होगी, इंपोर्टेंस होगा एंड लो सेक्स ड्राइव फील होगा। तो ये सारी चीजें कहां से हो रही है, विटामिन ए की ई की कमी से हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन में आ जाइए, विटामिन के बारे में पढ़ना है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोन, है ना, फाइटोमेनेडोइन एंड फाइटोनेडोन होता है। फिर 3 फॉर्म्स होते हैं इसके, विटामिन K1 होता है, विटामिन K2 होता है एंड विटामिन K3 होता है। तो विटामिन K1 को हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फिर विटामिन K2 को मेनाक्विनोन एंड विटामिन K3 को हम जानते हैं मेनाफेथोन या फिर मेनाडायोन के नाम से। तो ये 3 नाम हो गए।
इसके बाद अगर विटामिन के की कमी हो जाती है, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि के 3 फॉर्म होते हैं, K1 भी होता है, K2 भी होता है और K3 भी होता है। इसी तरीके से हमने डी का क्या फॉर्म पढ़ा था कि D2 होता है और D3 होता है। ठीक, यहाँ पर डिफिशियंसी डिसीजेस में अगर आप देखेंगे कि अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी। अगर ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड क्लॉट्स नहीं फॉर्म रहे थे और मतलब विटामिन ई भी अच्छा था, अगर यहाँ पे नहीं हो पा रही है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब के की कमी है ना। जैसे ही कोई घाव हुआ, कोई बाउंड हुआ आपको, तो यहाँ पे उस टाइम पर आप ब्लड बहता रहेगा। अगर बहुत देर में हो रही है, आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत देर में भी हो रही है, तो उन लोगों को विटामिन के की कमी होती है। ऑल्सो नोन एज द क्लॉटिंग विटामिन, हेल्प्स द बॉडी produce clotting factors in the liver that cause blood to clot. Vitamin K deficiency can cause excessive bleeding, which is an acute life-threatening condition. अगर बहुत देर तक नहीं होगी, ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, तो ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये, है ना। तो ये वाला हमने पढ़ लिया। इसके बाद से आ जाइए विटामिन सी में। अब विटामिन सी क्या है? केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद से ये कहाँ से मिल सकता है? तो सिट्रस जो भी फ्रूट्स होते हैं, आपके खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं, उनसे मिलेगा। जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज है, लेमन है आपका, इन सबसे, स्पिनच से मिलेगा। टोमेटो में भी आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें होता है। फिर अगर इसकी कमी हो गई तो स्कर्वी इज अ डिजीज दैट अकर्स व्हेन यू हैव अ सीवियर लैक ऑफ विटामिन सी। तो उस टाइम पर स्कर्वी होगा। हम मोस्ट कॉमनली इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि विटामिन सी है तो स्कर्वी डिसीज उससे ही हो रही है। स्कर्वी कॉजेस जर्नल वीकनेस, एनीमिया हो जाएगा, गम डिसीज होगी, पुअर वुंड हीलिंग एंड स्किन हेमरेजेस भी हो जाते हैं। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस जो डिसीज है ना, बेसिकली बोन से रिलेटेड है, तो बोन डिसीज है। और ये किससे हो रहा है? विटामिन सी की कमी से हो रहा है, जहां पर उसकी मिनरल डेंसिटी और बोन मास कम होने लगेगा। आपकी जो बोन्स है वो कमजोर होने लगेंगी, और इतनी कमजोर होंगी कि अगर थोड़ा सा भी गिरते हैं, जैसे जो एजेड लोग होते हैं उनमें, इसलिए एक एड भी आता है कि 40 की एज के बाद से विटामिन सी के टैबलेट्स लेनी चाहिए, ठीक है। विटामिन सी के सोर्सेज आपके स्ट्रांग हो जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि इतने लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो गिरते हैं तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, वो रिकवर भी नहीं होती हैं। तो ये प्रॉब्लम जनरली देखने के लिए मिलता है, एंड इससे बोन स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद से एनीमिया है। तो एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। रेड ब्लड सेल्स, जब इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं फॉर्म होते हैं आपकी बॉडी में, या रेड ब्लड सेल्स आपके आरबीसीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे जो डिसीज होती है दैट इज आपका एनीमिया। तो ऑस्टियोपोरोसिस, स्कर्वी एंड एनीमिया, ये तीनों डिसीजेस किसकी कमी से हो रही है? विटामिन सी। और नॉर्मली एक पर्सन को अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीग्राम्स, है ना, 70 मिलीग्राम्स विटामिन सी लेना चाहिए पर डे। तो पर डे आप कुछ ना कुछ खट्टा मतलब ऐसा जिसमें सिट्रस फ्रूट्स हो, जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट हो, जैसे आंवला खा लिया है, रोज एक आंवला खाना चाहिए। फिर ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि विटामिन सी की कमी पूरी कर सके। तो आज हमने कुछ विटामिन देख लिए हैं। जैसे हमने ये 4 विटामिन को कवर कर लिया है ना, चारों कवर हो गए हैं। आपका विटामिन ए भी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, और इवन सी भी हमने कर लिया है। ये वाला विटामिन सी कर लिया है। अब जो बी ग्रुप है वो बचा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बी को कवर करेंगे, जितने भी विटामिन है, क्योंकि इनके डिफिशियंसी डिसीजेस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। और थोड़ा सा फैट बचेगा और कोलेस्ट्रॉल बचेगा, तो ये दोनों चीजों को हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही है। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन, थैंक यू।